नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग आज पीयूष प्रभा का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है गोरा, ये एक रेखा चित्र है और इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। एक मास्टर वीडियो के रूप में आपको फुल जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाला है और इस तरह हमारा ये तीसरा चैप्टर भी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखते रहिए। इसी वीडियो के अंदर सभी तरह के जो प्रश्न हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते रहिए। तीसरा चैप्टर गोरा रेखा चित्र। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बच्चों कि जो भी रेखा चित्र है यानी जो भी साहित्य की विधा होती है उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। भाई जो कहानी होती है तो कहानी के तत्वों की बात होती है, तो रेखा चित्र जो होता है उसमें आखिर ऐसी क्या बात होती है। तो देखिए, जो रेखा चित्र होता है उसकी जो विशेषता हिंदी साहित्य में विद्वानों ने बताई है, उनके अंदर कहते हैं भी रेखा चित्र जो है किसी एक पात्र को या किसी एक घटना को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके और वह रेखा चित्र लिखा जाता है। उसमें संक्षिप्तता होती है। क्या होती है? उसमें संक्षिप्तता होती है, उसमें मौलिकता होती है, उसमें एकात्मकता होती है। एकात्मकता का मतलब होता है कि वह किसी एक पात्र पर केंद्रित होता है, वह किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। एकात्मकता होती है। तटस्थता मतलब वो एक स्थिति या एक विषय पर स्थिर रह करके और उसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। संक्षिप्तता होती है। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि जो रेखा चित्र होती है उसके अंदर समास शैली का प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्त होता है, ज़्यादा विस्तार नहीं दिया जाता है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर अगर हम गोरा रेखा चित्र की बात करें तो वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसा करने योग्य है। उसमें जो गोरा गाय है उसके आंतरिक और बाहरी जो गुण हैं उसको यहाँ उजागर किया गया है। तो देखिए, इसमें दो तरह की बातें आपको सीखनी है बच्चों। एक प्रश्न बनता है कि गोरा रेखा चित्र की विशेषता बताइए और एक प्रश्न बनता है कि गोरा की विशेषता बताइए। दो प्रश्न है ये। गोरा की विशेषता बताइए तो मतलब गाय की विशेषता बतानी है। गोरा का बाह्य सौंदर्य और उसका आंतरिक सौंदर्य, तो ये तो उसकी गोरा की विशेषता है जो कि इस रेखा चित्र में जो मूल पात्र है, केंद्र ये पात्र जिसको कह रहे हैं गोरा, यहाँ इस चैप्टर के अंदर गोरा को ही केंद्र में रखकर और उसकी बाहरी और उसकी आंतरिक विशेषताओं के ऊपर क्या की गई है, चर्चा की गई है। साथ ही अगर आपसे कहें कि भाई इस गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना क्या है, मूल भावना क्या है, तो वो भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। देखिए, पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को समझा देता हूं पहले और फिर इसके ये जो प्रश्न मैं आपके सामने बोल रहा हूं इन प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखवा दूंगा, उसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि ये जो गोरा रेखा चित्र है इसके अंदर गोरांगनी अर्थात गोरा नाम की एक गाय है। उसके महादेवी वर्मा के घर में उसको लाया जाता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, उसके घर में आने से लोगों में उसके प्रति क्या श्रद्धा होती है, कितना प्रेम होता है, वो गाय भी वहाँ के पशु पक्षियों के साथ कितना अपनापन रखती है, अपनत्व रखती है, और महादेवी वर्मा की उनके प्रति जो ममता है, इन सभी चीज़ों का यहाँ वर्णन किया है। इसी के साथ में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के माँ के तुल्य गाय के ऊपर भी प्रहार करने से पीछे नहीं रहते हैं। और किस तरह गोरा इस रेखा चित्र में अंत में वह अपने जीवन में उसका जीवन जो है अंत हो जाता है। ठीक, तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ इसको कि जो महादेवी वर्मा ये कहती है कि मेरे बहन श्यामा के घर में, महादेवी वर्मा की जो बहन है उसका नाम क्या है, श्यामा, मेरी बहन श्यामा के घर में पली और बड़ी हुई जो गोरा गाय है उसको मेरी बहन ने मेरे सामने एक उपयोगितावादी भाषण दिया। क्या दिया? उपयोगितावादी भाषण। उसने कहा कि भाई तुम अपने घर पर इतने पशु पक्षी पालती हो तो एक गाय भी रख लो।
उसके लिए दूध की व्यवस्था हो जाएगी उनके लिए। लेकिन महादेवी वर्मा कभी भी ये नहीं चाहती थी कि किसी भी खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए पशु पक्षियों का पालन करना चाहिए। महादेवी वर्मा के मन में जब उन लोगों का ध्यान आता है जो बकरी, कुक्कुट और मछली का पालन करते हैं, तो महादेवी वर्मा का जो मन है वो विद्रोह करने लगता है, क्योंकि किसी भी खाने की वस्तु का उपयोग करने के लिए किसी चीज़ का पालन किया जाए ये उनको उचित नहीं लगता था। किंतु महादेवी वर्मा ने जब गोरा को देखा तो उनकी जो दुविधा थी उनके मन में, वो दुविधा निश्चय में बदल गई और उन्हें अपने साथ ले आई अपने बंगले पर। अब देखिए यहाँ कितने तरह के प्रश्न बन रहे हैं कि खाने की किसी भी सामग्री को लेकर के और महादेवी वर्मा के मन में विद्रोह रहता है, किस बात को लेकर के। तो इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न बनते हैं कि बकरी, कुक्कुट और मछली इत्यादि का पालन करने वाले लोगों का ध्यान करते ही महादेवी वर्मा का जो मन है वो विद्रोह करने लगता है। इसका क्या मतलब है? तो आप बताएंगे कि भाई महादेवी वर्मा ये नहीं चाहती थी कि किसी भी खाने पीने की व्यवस्था के लिए किसी पशु पक्षी का पालन किया जाए। जब महादेवी वर्मा के मन में उन लोगों का ध्यान आता है जो बकरी पालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं या मछली पालन करते हैं, क्योंकि वो इनका पालन खाने के उपयोग के लिए करते हैं, इसलिए उनका मन जो है विद्रोह करने लगता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई महादेवी वर्मा के मन में क्या दुविधा थी? तो महादेवी वर्मा के मन में ये दुविधा थी कि गोरा गाय को अपने साथ लेकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी किसी भी खाने की वस्तु के उपयोग के लिए किसी पशु को या पक्षी को पाला जाए। ये उनके मन में दुविधा थी कि लेकर जाऊं या ना जाऊं। किंतु जब महादेवी वर्मा ने गोरा गाय को देखा तो उनकी जो दुविधा है वो निश्चय के अंदर बदल गई और उन्हें अपने साथ, उस गाय को अपने साथ अपने बंगले पर ले आई। अब देखिए यहाँ पर स्वागत विधि का विधान पूछा जाएगा कि जब गोरा गाय को महादेवी वर्मा के घर पर यानी कि उनके बंगले पर लाया गया तो उनका जो स्वागत किया गया था वो स्वागत किस विधि से किया गया था? तो आपने बताना है कि जब महादेवी वर्मा के घर में गोरा को लाया गया तो उसके जो बंगले में काम करने वाले लोग थे उनमें एक तरह से श्रद्धा का भाव उभर गया और उन्होंने उसे सफ़ेद और लाल गुलाबों की माला पहनाई, उसे रोली और केसर का एक बड़ा सा तिलक लगाया गया, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और एक दिया जलाकर उसके क्या करी गई? आरती उतारी गई और उसका नामकरण किया गया गौरांगनी अर्थात गोरा। समझ बैठी ना? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि गोरा का स्वागत महादेवी वर्मा के बंगले में किस विधि से किया गया था। तो उस बात को आप लोग यहाँ पर पूरे इत्मीनान से तरीके से इस चीज़ को नोट करेंगे कि जब महादेवी वर्मा के घर में गोरा गाय को लाया गया तो वहाँ उनके परिचितों ने उनका स्वागत बहुत ही आदर और सम्मान के साथ किया। उन्हें सफ़ेद और लाल गुलाब की माला पहनाई गई, उनके माथे पर रोली और केसर का तिलक लगाया गया, ठीक है ना। उन्हें दही पेड़ा खिलाया गया और घी का एक चौमुखी दिया जलाकर उनकी आरती उतारी गई उसकी और उसका नामकरण किया गया गोरा। ठीक है। तो आगे कहती है महादेवी वर्मा कि इस पूजा विधान का पता नहीं उस गाय के ऊपर क्या असर हुआ कि वह धीरे धीरे घर के सभी लोगों को केवल उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उसकी आहट से भी वो पहचानने लगी थी। तो अभी यहाँ पर एक उनकी विशेषता पूछी जाएंगे कि जो गोरा गाय है उनका जो बाहरी सौंदर्य, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। ऐसा आएगा कि गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। तो आपको उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन वहाँ पर करना है कि उसके चौड़े सुंदर सफ़ेद माथे पर दो आँखें ऐसे लगती जैसे सफ़ेद बर्फ में नीले जल के दो कुंड हों, अध खुली पंखुड़ियों के खिले हुए उनके दो कान,
सफ़ेद चामर का एहसास दिलाने वाली उनकी पूंछ, लंबी सुडौल गर्दन, सब कुछ उनके सांचे में ढला हुआ था उनके शरीर का। तो ये जो सौंदर्य है उस चीज़ का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब जब वो गाय वहाँ पर लाई जाती है और जब 1 वर्ष बाद वह एक बछड़े को जन्म देती है, क्या देती है, वो एक बछड़े को जन्म देती है। और उस बछड़े का जब जन्म होता है तो उसका जो रंग होता है वो गेरू रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इस वजह से उस बछड़े का नाम क्या रखा जाता है, लालमणि। घर के सभी लोग उसे लालू लालू कह कर के संबोधित करते थे। क्या कहते थे इसको, लालू कह कर के संबोधित करते थे। और जब वहाँ बछड़े का जन्म हुआ तो जब गाय और वो बछड़ा दोनों साथ रहते थे तो बर्फ़ और अंगारे का एहसास होता था, क्योंकि जो गोरा गाय थी वो कैसी है, सफ़ेद, और जो लाल मणि था वो कैसा था, लाल। ठीक है, तो लाल क्या, अग्नि, और वो क्या है, बर्फ़। तो बर्फ़ और अग्नि दोनों का एक साथ होने का एहसास होता था। ठीक है, अब वहाँ पर जब बछड़े का जन्म हुआ तो एक दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हो गया। दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हो गया। अब दुग्ध महोत्सव प्रारंभ कैसा हो गया कि जो गोरा गाय है सुबह और शाम को 12 सेर यानी 12 किलो दूध देती थी, 12 किलो सुबह 12 किलो शाम। सभी पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता था और जो बछड़ा था उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता था। मानो सबके ऊपर दूधो नाहो का जो आशीर्वाद है वो फलित हो गया था। और पशु पक्षी ने, यानी कि वो जो थे कुत्ते बिल्ली इत्यादि, उन्होंने तो एक अजीब सा माहौल बना दिया। दूध निकालने के समय सभी जो कुत्ते बिल्ली थे वो एक पंक्ति लगा करके वहाँ पर बैठ जाते थे और जो महादेव था उन सब के सामने पात्र रख देता था और सबको नाप नाप कर क्या डाल देता था, दूध डाल देता था। मानो किसी विशेष आयोजन के ऊपर अतिथिगण आकर के जिस तरह शिष्टाचार का परिचय देते हैं, उसी तरह वो कुत्ते बिल्ली इत्यादि जो हैं एक शिष्टाचार का परिचय दे रहे थे। और ऐसे वहाँ पर एक दुग्ध दोहन यानी कि दूधो नहाओ का जो आशीर्वाद है वो इस तरह से फलित हो गया था। समझ बैठी बात। फिर ध्यान रखिए कि वहाँ जितने भी पशु पक्षी थे वो गोरा की जो दीर्घता है, एक तरह से उसका बड़ापन है, उसको भूल गए और अपनी लघुता को भूल गए। वो कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के पास बैठे रहते थे। जो पक्षी थे उसके माथे पर उसके कान नाक खुजलाते रहते थे, लेकिन गोरा इन सब को अपनेपन के भाव से चुपचाप चीज़ों को देखती रहती थी। जैसे ही महादेवी वर्मा की गाड़ी बंगले के अंदर प्रवेश करती थी तो वो बाँ बाँ करके और सारे घर को जो है रंबा रंबा कर सिर में उठा लेती। और महादेवी वर्मा जैसे उसके पास जाती तो अपने जो गर्दन है वो महादेवी वर्मा के कंधे पर लगा देती थी। तो मतलब वो गाय जो थी वो महादेवी वर्मा से एक साहचर्य, एक इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह ही वो अपनापन चाहती थी। उसके अंदर भी वो अपनेपन की भावना थी। जो गोरा गाय है उसके सामने अब आगे की स्टोरी के अंदर ये समस्या आती है कि महादेवी वर्मा के घर में दुग्ध दोहन की जो समस्या थी वो कोई एक निश्चित उपाय चाहती थी, उसका कोई निश्चित समाधान चाहती थी, क्योंकि घर के अंदर जितने भी लोग थे वो दुग्ध दोहना नहीं जानते थे। शहर वाले लोग तो जानते नहीं थे और जो गांव से आए थे वो इतने दिनों से यहाँ रहते हुए अनअभ्यास हो गया था, उनको प्रैक्टिस नहीं थी। तो जो ग्वाला महादेवी वर्मा के घर में दूध देने के लिए आता था उसने उस दूध निकालने की समस्या का निदान उससे हुआ और उसने कहा कि ये दूध निकालने का कार्य मुझे दे दीजिए। तो इस तरह से इस दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान कैसे हुआ कि जो ग्वाला महादेवी वर्मा के घर पर पहले दूध देने के लिए आता था उसने जब दुग्ध दोहन की समस्या के लिए ये प्रस्ताव किया कि मैं इस कार्य को कर दूंगा तो इससे दुग्ध दोहन की समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। अब हुआ क्या है, एक दिन जो गोरा गाय है वो बीमार हो जाती है। गोरा गाय जो है बीमार हो जाती है। जब वो बीमार हो जाती है तो उसे लखनऊ और कानपुर के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनको बुलाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है, उसका एक्सरा कराया जाता है। ठीक है ना। तब उस बात में एक बात उजागर होती है कि किसी ने इसे सुई खिला दी है।
तो महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो चारा दाना हम देते हैं वो तो खुद की देखभाल में देते हैं, फिर सुई कैसे चली गई। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ जो ग्वाले जिन घरों में अधिक दूध लिया जाता है तो वहाँ पर जब इस तरह के पशु पाल लिए जाते हैं तो वो ईर्ष्यावश उनको गूढ़ में लपेट कर सुई खिला देते हैं, जिससे कि उनकी असमय मृत्यु को क्या कर देते हैं, वो निश्चित कर देते हैं। इस बात के उजागर होने पर महादेवी वर्मा को बड़ा दुख होता है कि गाय जैसे पशु को, जिसको हम माँ के समान मानते हैं, माँ के तुलना की जाती है और जिसके साथ कितना अपनापन होता है, और जो गाय हमेशा अपने मालिक के ऊपर एक विश्वास करती है, एक विश्वास भरी आंखों से हमेशा देखती रहती है, उसकी आंखों में हमेशा एक विश्वास रहता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे स्वार्थी जो ईर्ष्यावश गाय जैसे पशु को भी मारने में हिचकते नहीं हैं। तो उसी समय एक बात निकल कर आती है कि गाय करुणा की कविता है। ये एक गांधी जी ने कही बात थी, तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सका कि गाय करुणा की कविता है, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर भी आपको मालूम होना चाहिए कि गाय की आंखों में हमेशा करुणा का भाव रहता है, उसकी आंखों में हमेशा विश्वास और अपनेपन की भावना होती है, वह बड़े प्रेम से एक माँ की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए वहाँ करुणा की कविता है, ऐसा उन्होंने यहाँ कहा है। तो जब उनकी असमय मृत्यु निश्चित हो जाती है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो खाना पीना छोड़ देती है, डॉक्टर कहते हैं कि उसे सेब का रस पिलाया जाए ताकि उस सुई के ऊपर जो है कैल्शियम जमा हो जाए और उसकी चुभन जो है थोड़ी कम हो जाए। इसलिए रोजाना कई कई किलो सेब का रस निकाला जाता और नली की सहायता से उस गोरा को पिलाया जाता, और गोरा जो है अंदर और बाहर दोनों की पीड़ा को चुपचाप सहती रहती थी। अंदर तो सुई की पीड़ा और बाहर उसे इंजेक्शन दिए जाते थे, उसे कड़वी दवा दी जाती थी, ठीक है ना। और गायों को या पशुओं को लगाने वाला जो इंजेक्शन होता है वो अपने आप में क्या होती है, एक शल्य क्रिया होती है, मोटा इंजेक्शन होता है। तो इस तरह वह गाय अंदर और बाहर दोनों तरफ की जो पीड़ा है उसे चुपचाप सहती रहती है। और एक दिन होते होते होता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में महादेवी वर्मा जब उसे देखने जाती है तो उसी समय वो गोरा गाय जो है मर जाती है। उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए जब उसे ले जाया जाता है तो उसका जो बछड़ा है उसे भी वो खेल समझकर उछल कूद करता रहता है, और उस करुण भाव के उस दृश्य को देख करके और महादेवी वर्मा के मुख से अनायास ही निकलता है, आहा मेरा गोपालक देश। ये एक पीड़ा, एक दर्द भरी आवाज़ महादेवी वर्मा के मुख से निकलती है कि जिसकी माँ मर गई और वो बच्चे को पता ही नहीं कि उसकी माँ मर गई, फिर भी वो बछड़ा उछल कूद कर रहा है। एक करुणा का सा माहौल वहाँ पर हो जाता है। तो ये जो पाठ आप पढ़ रहे हो बच्चों, गोरा, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि हमें पशुओं के प्रति भी संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी मनुष्य के समान ही अपनेपन का भाव होता है, उनका भी परिवार होता है, उन्हें भी दुख दर्द होता है। इसलिए हमें कभी भी ईर्ष्यावश या किसी और कारण से पशु पक्षियों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको कष्ट पहुँचे, उनको दुख पहुँचे, ठीक है ना। हम कई बार आजकल सोशल मीडिया पर चलता है कि कुत्ते को हम पत्थर मार देते हैं। भाई कुत्ते को अगर खाना नहीं खिला सकते तो उसको मारने का भी कोई हक नहीं है आप लोगों को। गाय आपके द्वार पर आती है, अगर उसको 2 रोटी नहीं दे सकते तो उसको मार पीट कर भगाने का भी आपका कोई हक नहीं है। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी इंसानों की तरह उनको भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए और इसी भाव से यहाँ महादेवी वर्मा जो है ये बात समझाना चाहती है इस गोरा रेखा चित्र के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, ये स्टोरी पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं आपके सामने जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न जो है, जो कठिन शब्द है या कठिन प्रश्न हैं, उनको मैं आप लोगों को बोर्ड पे नोट करा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोरा रेखा चित्र की। किसकी बात कर रहे हैं? गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। गोरा रेखा चित्र की
विशेषताएं लिखिए। रेखा चित्र साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी एक पात्र या चरित्र का वर्णन या उससे संबंधित घटनाओं का ही वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी एक पात्र या चरित्र का वर्णन या उससे संबंधित जो घटनाएं होती है उनका वर्णन किया जाता है। ठीक। और गोरा रेखा चित्र में मानवीय संवेदना का अच्छा चित्रण किया गया है। जो गोरा रेखा चित्र है, गोरा रेखा चित्र में मानवीय संवेदना का अच्छा चित्रण किया गया है। विद्वानों के अनुसार एक श्रेष्ठ रेखा चित्र में चित्रात्मकता, ये शब्द दिमाग में रखने हैं आप लोगों को। चित्रात्मकता, एकात्मकता, तटस्थता, तथा संक्षिप्तता आदि प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इन सभी विशेषताओं के आधार पर गोरा रेखा चित्र एक उत्तम रचना है। इस रेखा चित्र में गोरा के जीवन और मरण से संबंधित
जीवन मरण से संबंधित सजीव चित्र पाठक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेखिका ने इस रेखा चित्र में समास शैली, बिंब प्रदान शैली, और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। अपनी इन सभी विशेषताओं के कारण गोरा रेखा चित्र अत्यधिक प्रभावशाली है। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको याद करने में आपको हो सकता है कठिनाई आए, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि देखिए गोरा जो रेखा चित्र है, पहले तो ये बात कर रहा है कि गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं बतानी है। आप ये ध्यान रख लेना बच्चों, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक तो गोरा की विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो जब गोरा की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो उसके शारीरिक सौंदर्य की बात होगी। उसके कान कैसे हैं, माथा कैसा है, गर्दन कैसी है, पैर कैसे हैं, पूंछ कैसी है, रंग कैसा है, यानी उसकी विशेषताएं बताएंगे। ये बात कर रहा है साहित्य की विधा की, रेखा चित्र की। जैसे मैंने कहानी के बारे में बताऊं, नाटक के बारे में बताऊं, ऐसे साहित्य की विधा है रेखा चित्र। तो ध्यान दीजिएगा कि रेखा चित्र साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी एक पात्र या चरित्र का वर्णन या फिर उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। गोरा रेखा चित्र में मानवीय संवेदना का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है और विद्वानों के अनुसार एक श्रेष्ठ रेखा चित्र में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? उसमें चित्रात्मकता होना चाहिए। अब चित्रात्मक कैसा है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके सामने एक चित्र के रूप में ये पूरा दृश्य दिखता हुआ सा लगेगा। जब पढ़ेंगे तो आपकी आंखों के सामने वो जो इमेज है, जो चित्र है, वो उभर कर आएगा कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चित्रात्मकता है। एकात्मकता का मतलब होता है किसी एक विषय को केंद्र में रखकर, किसी एक पात्र को केंद्र में रखकर जो बात लिखी जाती है। तटस्थ मतलब निष्पक्ष होकर के, बिल्कुल स्थिर होकर के। और संक्षिप्त तो आप जानते हो कि संक्षिप्त होनी चाहिए। तो ये चार विशेषताएं हैं कि रेखा चित्र में चित्रात्मकता होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए और संक्षिप्तता आदि प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया। और इन सभी विशेषताओं के आधार पर गोरा रेखा चित्र एक उत्तम कोटि की रचना है, एक उत्तम रचना है। और इस रेखा चित्र में गोरा के जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु से संबंधित एक सजीव चित्र जो है पाठक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और लेखिका ने इस रेखा चित्र में समास शैली, संक्षिप्त शब्दावली के अंदर बहुत सी गहरी बातें उन्होंने
कह दिए। समाज शैली, बिंब प्रदान शैली, यानी कि दृश्य की प्रधानता है इसमें घर का दृश्य दिखेगा, इसमें डॉक्टर आ रहे हैं, इसमें ग्वाले दूध निकाल रहे हैं, इसमें पशु पक्षी जो है कुत्ते बिल्ली बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये सब चीजें जो हैं यहाँ दिखेंगी, अगर आप उसको अपने माइंड में कल्पना करके देखेंगे सब चीजें आपको नजर आने लगेंगी। तो जीवन मृत्यु से संबंधित सजीव चित्र पाठक के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। लेखिका ने इस रेखा चित्र में समास शैली, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शैली, प्रतीक होते हैं, शब्दावली होती है, जैसे आग किसका प्रतीक है, जोश और जुनून का प्रतीक है, ऐसे गधा किसका प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक शैली या लाक्षणिक शब्दावली कहलाती है। तो ये प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और अपनी इन सभी विशेषताओं के कारण जो गोरा रेखा चित्र है वो अत्यधिक प्रभावशाली है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। तो देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इसमें कि ये जो गोरा रेखा चित्र है इसकी मूल संवेदना क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये बताएंगे आप लोगों को कि इस गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना क्या है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपके सामने रीडिंग कर देता हूँ। मैं ये जो महादेवी वर्मा है इसके परिचय को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके परिचय नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। सीधा मैं पाठ परिचय पे ले चलता हूँ कि गोरा रेखा चित्र में गाय के जो अंतरंग और जो बाह्य सौंदर्य हैं के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया है। यानी इस गोरा रेखा चित्र में गाय के जो आंतरिक और जो बाहरी सुंदरता है उसी के साथ मानवीय संवेदना का भी रेखांकन किया गया है। इसमें गाय का घर में आगमन, देखिए कौन कौन से दृश्य आएंगे कि गाय को घर पर लाया जाता है, तो गाय का घर में आगमन, फिर उसका स्वागत करना, लेखिका का ममत्व यानी लेखिका की ममता उसके प्रति, रोचक वातावरण, कितना इंटरेस्टिंग एक वातावरण आएगा, और गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गाय के प्रति जो प्रेम है उसे बहुत ही कलात्मक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय का स्वभाव एवं उसके जो क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का, प्रतीकात्मक शैली, शिल्प कुछ भी लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया गया है। और अंत का जो वाक्य है, आहा मेरा गोपालक देश, ये संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। मनुष्य की जो संवेदना है वो भी तड़प जाती हैं। आहा मेरा गोपालक देश, अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आहा मेरा गोपालक देश। इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की ये वाले प्रश्न की, क्योंकि मूल बात क्या है इसमें, मूल मुद्दा क्या है वो हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, चीज़ें वो हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी भी चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मूल संवेदना क्या है। तो मूल संवेदना क्या होती है, मूल भाव क्या होता है, वो भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी आप लोगों के सामने गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं आई हैं, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को गोरा की विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए, जब भी हम गोरा की विशेषताओं के बारे में लिखेंगे या उनके बारे में हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन है, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी आपकी पाठ्य पुस्तक का। इस कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। तो गोरा के चौड़े उज्ज्वल माथे तथा लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उसके पैर पुष्ट एवं लचीले थे, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान,
लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। तो ये जो पैराग्राफ है आप लोगों को अंडरलाइन करवा दूंगा, अभी अपन जब बुक रीडिंग करेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ नोट कर लेंगे कि भाई गोरा के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप बताइए। तो देखिए बच्चों, गोरा गाय है उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ क्रम से, क्योंकि सीक्वेंस से चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो सेकंड नंबर का प्रश्न है ये कि गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। इस कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। सुनिए ध्यान से। एक प्रश्न ये किस रूप में बन सकता है आपके सामने, सिंपल भी आ सकता है कि गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इससे पहले जो प्रश्न पढ़ा वो क्या बताता है आप लोगों को, वो कहता है कि गोरा रेखा चित्र की विशेषता, और ये जो आपको बता रहा है इसमें गोरा की विशेषता बतानी है कि गोरा की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इसमें जब आप उत्तर लिखेंगे तो यहाँ आप लोगों के सामने मैं नोट करता चल रहा हूँ कि प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने गोरा के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि गोरा के चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आँखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उसके पैर पुष्ट यानी मजबूत एवं लचीले थे
भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे सींग, भीतर की लालिमा, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। इस तरह लेखिका ने गोरा की विशेषताएं बताई हैं। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, इसको आप लोगों को याद करना है कि भाई गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं बतानी है कि प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने गोरा के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि गोरा के चौड़े उज्ज्वल माथे पर, चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर, यानी माथा और ये पूरा मुख, उसके ऊपर बर्फ में नीले जल के कुंड के समान उसकी दो आंखें लगती है। ये जो आंखें हैं वो बर्फ में नीले जल के कुंड के समान लगती है। उसके जो पैर हैं वो पुष्ट हैं एवं लचीले हैं, भरे हुए पुट्ठे हैं, जांघ, चिकनी भरी हुई पीठ है, लंबी सुडौल गर्दन है, निकलते हुए छोटे छोटे सींग हैं जो उसके भीतर की जो लालिमा है, सौंदर्य है, उसकी झलक देते हुए और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली, कमल की दो आधी खुली पंखड़ियों के समान उनके कान हैं, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, यानी सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा है। इस तरह लेखिका ने गोरा की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ये जो गोरा रेखा चित्र है इसकी जो मूल संवेदना है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके तीसरा जो प्रश्न है वो बनाते हैं कि गोरा जो है ये रेखा चित्र है, इसकी मूल संवेदना के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बुक रीडिंग नहीं करवाई है, पहले अपन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के अंदर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोट्स के रूप में बनाते रहें क्योंकि सभी बातें अति महत्वपूर्ण है। पूरे सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं तरीके से, ताकि कोई भी बात ऐसी ना हो जो हम समझ ना पाएं। और अभी बुक रीडिंग करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए।
ये एक मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। अथवा दूसरे रूप में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो गोरा रेखा चित्र है उसका मूल प्रतिपाद, गोरा रेखा चित्र का मूल प्रतिपाद या फिर कथानक भी ध्यान रखेंगे आप, कथानक पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते तो ये मूल भाव, मूल संवेदना, प्रतिपाद या कथन क्या होता है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो आप लोगों को क्लियर कर लेने चाहिए। और जो साहित्य की विधा है, कहानी है तो कहानी के तत्व क्लियर होने चाहिए, रेखा चित्र है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, नाटक है तो उसके तत्व क्या हैं, उपन्यास है तो फिर उसके अंदर आप क्या खासियत होती है उपन्यास की, इन सभी चीज़ों को ध्यान करके और फिर हमें तैयारी करनी चाहिए, फिर हमें आगे चलकर उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ इसका उत्तर भी नोट कर देता हूँ, आप इसे लिखते रहिए। गोरा रेखा चित्र महादेवी वर्मा की एक प्रतिनिधि रचना है। इस रेखा चित्र में लेखिका ने गोरा गाय के आंतरिक एवं बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है। इस रेखा चित्र में मूल संवेदना को व्यक्त करते हुए लेखिका ने बताया है कि गाय जैसी स्वाभाविक प्रेम, स्नेह एवं माता के समान
अपनत्व रखने वाली के प्रति भी स्वार्थी लोग कैसी निर्ममता व कठोरता एवं ईर्ष्या का भाव रखते हैं। भारत एक गोपालक देश होकर के भी गाय के प्रति कैसा दुर्व्यवहार रखते हैं, गाय के प्रति कैसा दुर्व्यवहार रखते हैं, यह एक निंदनीय पाप है। गाय के प्रति हमें अच्छा भाव, सहज भाव से रखना चाहिए उसे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ रखेंगे कि गोरा रेखा चित्र महादेवी वर्मा की एक प्रतिनिधि रचना है। इस रेखा चित्र में लेखिका जो है उसने गोरा गाय के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है, और इस रेखा चित्र में मूल संवेदना को व्यक्त करते हुए लेखिका ने बताया है कि गाय जैसी स्वाभाविक प्रेम, स्नेह, माता के समान अपनत्व रखने वाली के प्रति भी लोग कैसे स्वार्थी लोग कैसी निर्ममता, कठोरता और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। भारत एक गोपालक देश होकर के भी गाय के प्रति कैसा दुर्व्यवहार रखते हैं। भारत गोपालक देश होकर के भी गाय के प्रति कैसा दुर्व्यवहार रखते हैं। यह एक निंदनीय पाप है, इसलिए हमें कभी भी गाय के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये अभी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नोट कराए बच्चों, आगे भी इसमें कुछ बातें मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार हम यहाँ इस बुक को एक बार रीडिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक के अंदर इस चीज़ को नोट कर लीजिए। फिर इस बुक के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें आती जाएंगी उसको आप अंडरलाइन करते चलिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि, वह का मतलब होता है किशोर अवस्था, ठीक है, वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था, वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गाय के जो अन्य बछड़े थे उनसे वो बहुत ज़्यादा विशेष हो गई थी। मेरी बहन श्यामा ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषकर मेरी तुलना में। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि महादेवी वर्मा की जो बहन है उनके उपयोगितावादी भाषण का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या उनका जो उपयोगितावादी भाषण होता है वो कैसा होता था। तो महादेवी वर्मा ये कहती है कि जो मेरी बहन है श्यामा, वो लौकिक बुद्धि में और व्यवहार कुशलता में बहुत बड़ी है मेरी तुलना में। और अगर वो किसी विषय के बारे में कोई बात कहती है तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर एक संक्रामक रोग की तरह तत्काल उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और सुनने वाला व्यक्ति उसे मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस दिन उन्होंने मेरे सामने बात रखी कि भाई इतने पशु पक्षी पालती हो तो क्यों ना तुम एक पशु भी यानी गाय पाल लो ताकि उनके लिए दूध की व्यवस्था हो जाए। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं
तो उनका विचार जो है संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी कि उन्होंने जो मुझे उपयोगितावाद का भाषण दिया, तो अब ये क्वेश्चन यही बनेगा कि महादेवी वर्मा की बहन के उपयोगितावादी भाषण का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनको सुन करके उन्होंने तत्काल उस कार्य को करना पड़ा। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी भी नहीं रुचा। मतलब खाने की किसी भी उपयोगिता के लिए पशु पक्षियों का पालन किया जाए, ये बात महादेवी वर्मा को कभी भी अच्छी नहीं लगी। बकरी कुक्कुट, ये भी अंडरलाइन कर लेना बच्चों। बकरी कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, मछली इत्यादि पालने का जो मूल उद्देश्य है वो ध्यान आते ही मेरा जो मन है वो विद्रोह करने लगता है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि बकरी कुक्कुट मछली इत्यादि पालने वालों का ध्यान आते ही लेखिका का मन विद्रोह क्यों करने लगता है। तो आपने बताना है कि लेखिका खाने की किसी भी वस्तु के लिए पशु पक्षियों का पालने का समर्थन नहीं करती थी, और जैसे ही उसे ये ध्यान आता है कि जो लोग बकरी कुक्कुट और मछली का पालन करते हैं उनका मूल उद्देश्य केवल उनका खाना होता है, जब ये उसे ध्यान आता है तो उसका मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, किंतु मैंने उस दिन गोरा को ध्यान से देखा। पुष्ट लचीले पैर, अब ये उसकी बाहरी सौंदर्य आ गया, मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को, तो उसके बाह्य सुंदरता का वर्णन आ रहा है। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ओप का मतलब है चमक, मानो उसे इटालियन मार्बल से तराशा गया है और फिर उसमें चमक दी गई है। इसलिए वो जो गाय है वो दिखने में बहुत ही स्वस्थ और सुंदर लगती है। और उस गाय को देखने के बाद महादेवी वर्मा के मन में जो दुविधा चल रही थी कि पशुओं को पाला जाए या ना जाए, तो वो दुविधा उसके निश्चय में बदल जाती है और तत्काल उस गाय को वो अपने साथ अपने घर ले आती है। अब ये पूछा जाएगा कि भाई स्वस्थ पशु के जो रोम होते हैं उनमें क्या खासियत होती है। तो स्वस्थ पशु के जो रोम होते हैं, रोम मतलब बाल, रोम का मतलब क्या होता है, बाल। स्वस्थ पशु के जो रोम होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की सफ़ेदी होती है। क्या होती है, सफ़ेदी होती है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है, अंडरलाइन कर लेना ये। गोरा की उज्ज्वलता, गोरा का जो सफ़ेदीपन है, उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर, उसके बालों पर अबरक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था, जिधर प्रकाश पड़ता था, उधर एक विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में जो दुविधा है वो निश्चय में बदल गई। यानी गोरा को जब मैंने देखा तो, यानी महादेवी वर्मा ने देखा उसको, तो उनके मन में जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि महादेवी वर्मा के मन में भाई क्या दुविधा थी। ठीक, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, तो ये स्वागत की विधि पूछेंगे कि जब महादेवी वर्मा के घर पर गोरा गाय को लाया गया तो उसे किस विधि से उसका स्वागत किया गया। तो आप इसको ध्यान से समझ गए होंगे इस चीज़ को, दोबारा सुन लीजिए। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों यानी सेवकों में, सेवक जो थे, नौकर थे, में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, किंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में, उसकी बड़ी
चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, मतलब वो आरती कर रहे थे तो वो दिए की जो लो उसकी आंखों में दिखने लगी, तब कई दियों का जो भ्रम होने लगा, जान पड़ा लगा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए एक साथ प्रवाहित कर दिए हों। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपको कि जो गोरा है वो वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी, विशेषकर उसकी काली बिल्लोरी मतलब सुंदर आँखों का जो तरल सौंदर्य है, सुंदरता, वो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे, लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव भरा रहता था। अब ये कह रहे हैं कि देखो जो गोरा गाय है, गाय जो है उसकी आंखों में हमेशा अपने मालिक के प्रति एक विश्वास का भाव रहता है। उसकी आंखों में कभी भी विस्मय या आश्चर्य का भाव नहीं रहता है, या उसकी आंखों में किसी भी तरह की शंका या संदेह का भाव नहीं रहता है। वह अपने मालिक पर पूरा भरोसा रखती है और एक विश्वास का भाव उसकी आंखों में भरा रहता है। उसी चीज़ का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देखिए, गाय के उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता है। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय नहीं होता है, बल्कि एक आत्मीय विश्वास रहता है। भाई हिरण जो रहता है उसकी आंखों में एक आश्चर्यचकित करने वाला विस्मय का भाव रहता है, हमेशा यूँ अलर्ट रहता है, कोई पकड़ ना ले। लेकिन गाय जो है उसकी आंखों में एक आत्मीयता होती है, एक अपनेपन का भाव होता है, ठीक है ना। उसके एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं बल्कि निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। उसे कई तरह की यातना पीड़ा दी जाती है और उसे निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, किंतु उसकी आँखों के विश्वास का जो स्थान है ना विस्मय ले पाता है और ना ही आतंक यानी कि डर। यानी गाय को मृत्यु तक प्राप्त होती है, किंतु उसकी आंखों में जो एक विश्वास है वो अंत तक वो विश्वास बना ही रहता है। उस विश्वास के स्थान पर ना तो विस्मय का भाव आ पाता है और ना ही किसी आतंक का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लें आप लोग कि गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा। तो आपने बताना है कि जो गाय है उसकी आंखों में हमेशा अपने पालने वाले मालिक के प्रति एक विश्वास और अपनेपन का भाव रहता है। उसकी आंखों में आश्चर्य या आतंक का भाव नहीं रहता है, उसकी आंखों में करुणा का भाव हमेशा रहता है। उस गाय को एक निर्मम हत्या तक उसकी की जाती है, किंतु उसकी आंखों में उस समय भी एक विश्वास का भाव ही बना रहता है। तो गाय जो है एक करुणा की कविता है, ऐसा इसलिए कहा है गांधी जी ने। क्लियर सभी को। गोरा की अलस मंथर गति, यानी कि आप देखिए तुलना कर रहे हैं कि गोरा जब चलती है तो धीमी धीमी, अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में जो तेज गति होती है उसमें सौंदर्य होता है, किंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता है। मतलब तीव्र गति की जो सुंदरता होती है वो मंथर गति के सौंदर्य के अपेक्षा कम सुंदर लगती है। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए आपकी आंखों को चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, किंतु जो मंद धीरे धीरे समीर से, हवा से फूल का अपने वृंत पर, अपनी टहनी पर हिलना, होले होले हिलना, ये एक दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी जो लघुता है और उसकी जो विशालता है इसका अंतर भूल गए। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि कुछ दिनों में ही महादेव वर्मा के घर में रहने वाले जो पशु पक्षी थे वो गोरा गाय के साथ में बहुत ज़्यादा हिल मिल जाते हैं। वो अपनी लघुता और गाय की जो विशालता है उसका अंतर ही भूल जाते हैं। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। आप देखते हो ना गाँव के अंदर पशु पक्षी बैठे रहते हैं, कुत्ते बिल्ली उनके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे और वह भी स्थिर खड़ी रह कर के आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी।
हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं बल्कि पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोरा गाय है वो महादेवी वर्मा के घर में वहाँ जितने भी लोग रहते थे उन सबको वो केवल आवाज़ से नहीं बल्कि उनके पैरों की जो आहट होती थी उससे भी वो उनको पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध हो गया था, समय का इतना अधिक ज्ञान हो गया था कि मोटर के फाटक में, यानी कि महादेवी वर्मा की गाड़ी जैसे बंगले के अंदर प्रवेश करती थी तो वह बाँ बाँ की ध्वनि से पुकारने लगती थी। चाय, नाश्ता और भोजन के समय से भी वह इतनी ही परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के बाद वो रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। मतलब खाना खाने का जो समय होता था उसका उसे बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया था, एहसास हो गया था। तो इस तरह से महादेवी वर्मा जो कह रही है कि उस गोरा गाय के साथ अपनापन का जो भाव है वो हो गया था। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव एक मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि उसका जो साहचर्य जनित जो लगाव था, यानी अपनेपन के लगाव जो था, जो भावना थी, वो हमसे एक मानवीय स्नेह, एक मनुष्य के प्रेम के समान ही अब निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त होकर विश्वास के साथ मेरे कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास केवल एक ही ध्वनि थी, किंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, व्याकुलता आदि की अनेक छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में हमेशा तैरती रहती थी। तो इस तरह यहाँ जो महादेवी वर्मा है वो गोरा गाय के बारे में बताती हुई चल रही है आप लोगों को कि जब महादेवी वर्मा के घर में उसे लाया गया तो किस विधि विधान से उसके स्वागत किया गया। फिर इसके अंदर बात है कि जो गोरा है वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी या उसकी बाहरी सौंदर्य है उसको बताइए। साथ ही गोरा गाय का जो पशु पक्षी थे महादेवी वर्मा के घर में, उनके साथ में जो अपनापन था, अपनत्व का भाव आ गया था, उसका वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा के घर में जो पशु पक्षी थे वो अपनी लघुता और गाय की विशालता का अंतर ही भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के पास, उसके नीचे बैठते रहते थे, खेलते रहते थे, और जो पक्षी थे उसके कान नाक खुजलाते रहते थे। सभी के साथ अपनेपन का भाव रखती थी। सभी को वह आवाज़ से नहीं बल्कि उनके पैरों की आहट से भी वो उनको पहचानने लगी थी। जैसे ही महादेवी वर्मा की गाड़ी बंगले के अंदर प्रवेश करती थी तो वह बाँ बाँ करके और सारे घर को सिर पर उठा लेती थी। महादेवी वर्मा जब उसके पास जाती थी तो वह अपनी गर्दन उसके कंधे पर रख देती थी। तो इस तरह वह जो गाय है एक मानवीय, एक मनुष्य के समान ही प्रेम चाहती थी, अपनापन चाहती थी, और ये साहचर्य जनित जो शब्दावली आ रही है वो इसी को लेकर आ रही है बच्चों। तो ये जितनी भी बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जितना प्रयास किया जा रहा है वो मैं पूरे 100% नहीं बल्कि 200% आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो इतना बेहतरीन बने कि पूरे राजस्थान में एक बार आप सबका नाम हो जाए। और सभी लोग, आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जितने भी टॉपिक पढ़ते हो, उसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाइएगा। कई बच्चे पूछते हैं सर नोट्स, तो बेटा नोट्स अगर हम खुद बनाते हैं तो वो उसका महत्व जो है हमारे जीवन में ज़्यादा होता है और उसका इफ़ेक्ट भी हमारे जीवन में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमने खुद ने सीख करके चीज़ें बनाई है। तो आपका काम है कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप करके उसको सुने और उसमें जो जो बातें बताई जाती हैं उनको आप सुनते रहें, समझते रहें, तो तभी चल करके आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि भाई गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं क्या हैं, गोरा की विशेषताएं क्या हैं, और इस रेखा चित्र की जो मूल संवेदना है, मूल भावना है, या इसका जो कथानक है वो क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने बात की है चुका हूँ। साथ ही अभी हम लोगों ने जो बुक में रीडिंग की है वो कहाँ तक की है कि महादेवी वर्मा
जो है अपनी बहन के घर जाती है, बहन उसे गाय पालने का उपयोगितावादी भाषण देती है और जो महादेवी वर्मा है उस गाय को जब देखती है तो उसकी जो दुविधा है वो निश्चय में बदल जाती है, उसे अपने घर ले आती है। घर ला करके उसका जो सेवक थे, परिचारक थे, उसका जिस विधि से उसका स्वागत करते हैं, ठीक है, और उसके जो बाह्य सौंदर्य है उसकी क्या विशेषता बताते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या है बच्चों, एक वर्ष के बाद जो गोरा है उसने एक पुष्ट यानी मजबूत सुंदर वत्स यानी बछड़े की वो माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का एक सफ़ेद तिलक और चारों पैरों में यानी माथे के ऊपर एक पान के आकार का क्या था, तिलक था। जैसा आप कई बार गायों को, पशुओं को देखेंगे तो आपको दिखता है, दिख भी जाएंगी चीज़ें। और चारों जो पैर हैं उनके जो खुरे होते हैं उनके ऊपर एक सफ़ेद वल्ले, एक सफ़ेद सी वल्ले मतलब वो गोल आकार जो है उनके ऊपर बना हुआ था, वैसे वो पूरा कैसा था, गैरू रंग का, लाल रंग का था, ठीक है। ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को, यानी कि गैरू रंग, एक लाल रंग होता है गैरू रंग जिसको बोलते हैं, गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से उसे क्या कर दिया गया हो, अलंकृत कर दिया हो, उसे सजा दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, किंतु उसे सब लालू कह करके संबोधित करते थे, लालू कह करके उसे पुकारने लगे। माता और पुत्र जब दोनों निकट होते थे तो हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे, यानी बर्फ के समूह और जलते हुए अंगारे को याद कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया, ये अंडरलाइन कीजिए, यानी कि जब दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया, इस कहावत को चरितार्थ किया था। तो इसका मतलब ये है कि जब गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया तो गोरा जो है सुबह और सायंकाल दोनों समय 12 सेर दूध देती थी। लाल मणि के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध छोड़ देने पर भी घर में जितने भी कुत्ते, बिल्ली या बाल गोपाल थे सबके लिए पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता था। तो मानो एक दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया हो, ये कहावत उन्होंने मानो उस समय चरितार्थ हो गई थी। तो देखिए दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः और सायं 12 सेर 12 किलो के लगभग दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई किलो दूध छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो ना हो आशीर्वाद फलित हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दूधो नाहो का आशीर्वाद फलित हो गया, या फिर ये इस रूप में पूछा जा सकता है कि दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। तो ये दोनों शब्द आपके माइंड में सेट होने चाहिए चीज़ें। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए एक निश्चित बर्तन रख देता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्लियों ने एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था, कैसे? तो इसका मतलब है कि जब गोरा गाय का दुग्ध दोहन का समय होता था तो उस समय महादेवी वर्मा के घर में रहने वाले जो कुत्ते बिल्ली पशु थे, पक्षी थे, वो एक पंक्ति में बैठ जाते थे। जैसे किसी विशेष आयोजन पे, किसी विशेष निमंत्रण पर हम किसी रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो वो जिस तरह का शिष्टाचार का परिचय देते हैं उसी तरह वो सब पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव सभी के सामने पात्र रख देता और उन सब में नाप कर उनको क्या डाल देता, दूध डाल देता था। तो ठीक है, तो कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के बाद वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता, एहसान को मानना, कृतज्ञता मतलब एहसान को मानना, एहसान मानते हुए
कृतज्ञता को ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले ना जाते, गोरा भी उनको प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब हो जाता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगी। तो इस तरह से गोरा गाय का जो है महादेवी वर्मा के घर में रहने वाले पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली इत्यादि जो भी थे, सबके साथ में बहुत गहरा और अपनेपन का लगाव हो गया। किंतु अब दुग्ध दोहन की जो समस्या है, कोई समाधान चाहती थी। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई दुग्ध दोहन की जो समस्या थी उसका समाधान कैसे हुआ। तो नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनअभ्यास के कारण, उनको प्रैक्टिस नहीं थी, अनअभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे दूध को निकालने में। गोरा के दूध देने के पूर्व, यानी गोरा जब दूध देने नहीं लगी थी उससे पहले, महादेवी वर्मा के घर में जो ग्वाला दूध देने आता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान कैसे हुआ कि जो ग्वाला महादेवी वर्मा के घर में पहले दूध देने के लिए आता था, उसने ही जब दूध निकालने के कार्य के लिए अपनी नियुक्ति की बात कही, तो इससे इस समस्या का क्या मिल गया, समाधान मिल गया। 2-3 महीने के बाद, अब यहाँ से देखो बड़ी मार्मिक कहानी शुरू होती है गोरा की, कि 2-3 महीने के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। अब सोचिएगा कि घर के अंदर पशु है, उसको चारा डाल रहे हैं लेकिन खा नहीं रहा है, मतलब सुबह नहीं शाम नहीं, खड़ी है बेचारी, क्योंकि अंदर उसे पीड़ा हो रही है, क्योंकि अंदर क्या है, सुई की चुभन है उसके, ठीक है ना। तो 2-3 महीने के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया, और वह उत्तरोत्तर लगातार कैसी होती चली गई, दुर्बल यानी कि कमज़ोर और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने, यानी कि महादेवी वर्मा को इस बात की चिंता हुई, भाई खाना वाना क्यों नहीं खा रही, तो उसने एक पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण करते रहे, एक्सरे इत्यादि द्वारा रोग का जो निदान है, उपाय है, खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है। किसी ने गाय को क्या कर दी है, सुई खिला दी है, और जो उसके रक्त संचार के साथ, उसके रक्त के प्रवाह के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। ये भी अंडरलाइन कीजिए कि महादेवी वर्मा को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति क्यों हुई। महादेवी वर्मा को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति इसलिए हुई कि गोरा जैसे पशु के साथ भी कोई ऐसी क्रूरता और निर्ममता कैसे कर सकता है, क्योंकि गोरा को जो खाना चारा देते थे घर के लोग ही देते थे, सब देखभाल से करते थे। फिर किसने ये काम किया होगा कि जो अपने स्वार्थ के लिए इनको मतलब इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया गाय के साथ, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। ये सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल करके देते हैं, किंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। ठीक है, अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा के सामने कौन सा सत्य उद्घाटित हुआ। तो ये हुआ कि जो ग्वाला, यानी जिन घरों के अंदर ग्वालों से हम पहले अधिक मात्रा में दूध लेते हैं, तो फिर वहाँ जब गाय वगैरह आ जाती हैं तो फिर वो ईर्ष्यावश उनके साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना वो सहन नहीं कर पाते हैं और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही जो ग्वाला था वो एक प्रकार से अंतर ध्यान हो गया। भाई सुई की बात पता लग गई
तो वो ग्वाला जो दूध निकालने का काम करता था वो भी वहाँ से चला गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यदि वो ग्वाला वहाँ पर होता तो भी कोई आवश्यक प्रमाण उनके पास नहीं थे, सबूत नहीं थे, इसलिए वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। तो अब ये भी क्वेश्चन है कि गोरा का मृत्यु से संघर्ष कैसे आरंभ हुआ। तो आपने बताना है कि महादेवी वर्मा के घर में जिस ग्वाले को गोरा का दुग्ध दोहने के लिए रखा हुआ था, उसने ईर्ष्यावश उसे गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो गई और तभी उसे एक तरह से एक मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। वह बाहर और भीतर दोनों की पीड़ा को चुपचाप सहती रहती थी। तो कह रही जिसकी स्मृति मात्र से, जिसको मैं जब याद करती हूँ तो आज भी मेरा मन सिहर उठता है, मेरा मन भयभीत हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए। डॉक्टर ने कहा भाई गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य रोजाना कई सेबों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान, मतलब मोटी सिरिंज होती है, उसमें बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर के दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा वो सहती रहती है। तो कैसे सहती रहती है आपको बताना है कि भाई भीतर तो जो है वो सुई की चुभन को सहन कर रही है और बाहर जो है उसे जो इंजेक्शन लगाए जाते थे उनकी पीड़ा को वो सहन करती रहती है। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी होगी कि गोरा उठ भी नहीं पा रही है, किंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि, बीमारी और आसन्न असमय मृत्यु का उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा उनको देनी पड़ती है, किंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। यानी कि इतने करुणा से, इतने मर्म व्यथा पीड़ा के बारे में मुझे मालूम नहीं है। यानी महादेवी वर्मा इस बात को कह रही है यहाँ पर, इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध के समान उज्जवल पयस्वनी मतलब दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण वो निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोच करके भी आंसू आ जाते हैं। कितनी सुंदर, कितनी हष्टपुष्ट, कितनी सफ़ेद, कितना दूध देती है और अपने बच्चे को छोड़कर वो किसी भी पल मर जाएगी। सोच के ही एक रूह कांप जाती है। तो आप समझने की कोशिश करें कि या किस तरह से उस ग्वाले ने अपनी स्वार्थी नीति की वजह से, स्वार्थ की वजह से उस गोरा को गाय खिलाकर उसकी निर्मम हत्या तय कर दी उसने। गोरा को दिखाने के लिए लखनऊ और कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि गोरा को दिखाने के लिए पशु विशेषज्ञों को कहाँ से बुलाया गया। तो लखनऊ और कानपुर आदि नगरों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते ही रहे, किंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय, बिना किसी उपाय के मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य
या और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी क्वेश्चन है कि बिना किसी उपाय के मृत्यु की प्रतीक्षा का जो मर्म है, रहस्य है, दर्द है, ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा। मतलब वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है जो कभी किसी ऐसे रोगी के पास बैठा हो जिसकी मृत्यु आना निश्चित है। हमें मालूम है कि ये आज रात, कल सुबह या परसों रात तक मर जाएगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बैठा हो तब उसे मालूम चलता है कि वो पीड़ा क्या है। उस गाय की मृत्यु कभी भी हो सकती थी और उसके पास महादेवी वर्मा बैठी रहती थी। उसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने कानपुर और लखनऊ के चिकित्सकों को बुलाया, और स्थानीय जो चिकित्सक थे वो तो वहाँ पर दिन में 2-3 बार आते जाते रहते थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा उपाय नहीं बताया जिससे कि वो सही हो सके। अब केवल मृत्यु का इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी उनके पास बात नहीं थी। जब गोरा की सुंदर चमकीली आँखें निष्प्रभ हो चली, बिना किसी प्रभाव आभा के हो चली, और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, किंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का एक लंबी गहरी सांस का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। यानी जब गोरा की मृत्यु हो गई, जब उसे भी वो लालमणि जो है खेल समझकर उछलता कूदता रहता है, तो कितना करुणा का भाव उस समय हुआ होगा। तो ये बहुत ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम ये सीख सकते हैं कि हमें पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति भी मन में संवेदना रखनी चाहिए। उनके भी एक इंसान, एक मनुष्य के समान दुख होता है, दर्द होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव ना करे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका है? गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका है? तो आप इसमें आप बता ही देंगे कि भाई गाय करुणा की कविता, ये बात किसने कही है? ये गांधी जी ने कही है। किसने कही है बच्चों? महात्मा गांधी का। गोरा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो सुई खिलाने से। गोरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया? लालमणि अर्थात लालू। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? उनमें सफ़ेदी, यानी कि एक विशेष सफ़ेदी की चमक होती है। ठीक है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले की नियुक्ति की थी? दुग्ध दोहन की समस्या के समाधान के लिए। किसके लिए? दुग्ध दोहन की समस्या के समाधान। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी? गोरा का मृत्यु से संघर्ष करना। गोरा का मृत्यु से संघर्ष करना, वो स्मृति आज भी जब महादेवी वर्मा को याद आती है तो उसका मन सिहर उठता है। महादेवी, गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, जब गाय महादेवी वर्मा के घर में लाई गई तो इसका स्वागत किस विधि से किया गया, इस टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब गाय को महादेवी वर्मा के घर लाया गया तो महादेवी वर्मा के घर पर रहने वाले जितने भी परिचारक थे, सेवक थे, उनमें उस गाय के प्रति एक श्रद्धा का ज्वर सा उठ गया और उन्होंने सफ़ेद और लाल गुलाबों की उसे क्या पहनाई? माला पहनाई। उसे रोली और केसर का एक बड़ा सा टीका लगाया गया
और घी का एक चौमुखो दिया जलाया गया, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नामकरण किया गया गौरांगनी अर्थात गोरा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि गोरा जब गाय महादेवी वर्मा के घर पर गई तो उसका स्वागत किस विधि से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। इस कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषता लिखिए। तो गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी, ये आप लोग पहले ही लिख चुके हो, इसको पिछले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया है कि उसके शरीर की जो सुंदरता थी कि गोरा चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। तो ये तो आपको मैंने लिखाई दिया है, तो आप नोट कर लिया होगा अब तक। जब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। तो देखिए, जब महादेवी वर्मा के घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ तो उसका चित्रण कैसे किया है, यह आपने समझ लिया कि जब महादेवी वर्मा के घर में गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया तो गोरा सुबह और शाम को 12 सेर दूध देती थी, ठीक है। और गोरा का जो बछड़ा था लालमणि, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में दूध छोड़ देने पर भी कुत्ते बिल्ली और आसपास के बाल गोपालों के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाता था, दूध उपलब्ध हो जाता था। और दूध निकालने के समय में कुत्ते बिल्ली आदि आकर के और एक पंक्ति लगा करके वो बैठ जाते थे और महादेव जो है सभी के पात्रों में दूध को नाप नाप कर डाल देता था। इस तरह वहाँ दूधो ना हो या दुग्ध महोत्सव का जो दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हो गया या दूधो ना हो का जो आशीर्वाद है वो क्या हो गया था, फलित हो गया था। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट ये है बच्चों कि गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए महादेवी ने क्या क्या किया, यानी कि गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए महादेवी वर्मा ने क्या क्या किया कि जब गोरा अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई या उसे मृत्यु से बचाने के लिए महादेवी वर्मा ने कानपुर और लखनऊ से डॉक्टर बुलाए, स्थानीय डॉक्टरों से भी उसका इलाज किया गया, उसे दवाइयाँ दी गई, एक्सरे कराया गया, ठीक है ना। और जब डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको सेब का रस पिलाया जाए तो उसे सेब का रस भी पिलाया गया। तो इस तरह से हर संभव कोशिश करी महादेवी वर्मा ने उसको मृत्यु से बचाने के लिए। रात रात भर देखभाल करती थी, उसको देखती रहती थी कि कोई इसे परेशानी नहीं हो और वो अंत समय तक उसके साथ भी रहना चाहती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसको में बता ही देंगे उत्तर को। गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने एक नहीं बल्कि अनेक पशु चिकित्सकों को बुलाकर उसको दिखवाया, एक्सरा करवाया, इंजेक्शन लगवाए, सेब का रस पिलाया और बताए अनुसार दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा किया और अंत तक गोरा के कोई लाभ नहीं हुआ और अंत में उसका क्या हो गया, निधन हो गया, अंत हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो ये मूल संवेदना तो आपने पहले भी पढ़ लिए, मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में नोट करा दिए। लेखिका ने गोरा को बड़े दुलार से पाला था। दूध दोहने की समस्या का निदान लेने के लिए लेखिका ने जिस ग्वाले को नियुक्त किया था उसी ने स्वार्थ के वशीभूत होकर ईर्ष्या के कारण गोरा को गुड़ में सुई मिलाकर खिला दी, जिससे कुछ दिनों के बाद वो अस्वस्थ रहने लगी और वह पीड़ा और कष्ट को सहते हुए अंत में क्या हो जाती है, मर जाती है। और उसी समय लेखिका द्रवित होकर के, भावुक होकर के और कहती है कि गाय एक तरह से करुणा की कविता है, गांधी जी ने शायद इसीलिए ऐसा कहा है। समझ में आई? तो इस तरीके से यहाँ आपके सामने आई गए। अब ये जो दो प्रश्न हैं बड़े वाले, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, और इनके अंदर एक प्रश्न तो मैंने आपको लिखाई दिया है कि गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो गोरा रेखा चित्र जो है उसके बारे में आप बता ही देंगे कि भाई गोरा रेखा चित्र की बात हो रही है। रेखा चित्र
के बारे में विद्वानों ने जो विशेषताएं बताई वो बता देंगे कि उसमें एकात्मकता होनी चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें तटस्थता होनी चाहिए, चित्रात्मकता होनी चाहिए, चित्रात्मकता होनी चाहिए। और इन्हीं सभी विशेषताओं के आधार पर अगर गोरा रेखा चित्र की बात करें तो ये बहुत प्रभावशाली रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने जो समाज शैली, बिंबात्मक शैली और जो प्रतीकात्मक शैली का उपयोग करते हुए गाय के बारे में उसकी बाह्य और आंतरिक सुंदरता को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रभावशाली ढंग से यहाँ उजागर किया है। तो एक क्वेश्चन और मैं लिखवाना चाह रहा हूँ और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आहा मेरा गोपालक देश, पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ये प्रश्न भी संख्या आप अपने हिसाब से डाल लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहा मेरा गोपालक देश, आहा मेरा गोपालक देश। मैं लिख देता हूँ, आहा मेरा गोपालक देश, पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपको इस पंक्ति का ये जो वेदना है, पीड़ा है, ये बतानी है। तो इसे नोट करते जाइए आप लोग। गौरा महादेवी को अत्यंत प्रिय थी। गौरा महादेवी को बहुत प्रिय थी। जब गौरा के मृत शरीर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए, गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय लेखिका का हृदय, उस समय लेखिका का हृदय करुणा और वेदना से अत्यधिक व्यथित हो गया। किंतु गौरा का बछड़ा लालमणि उस करुणा से युक्त दृश्य को देखकर भी एक खेल समझकर उछलता कूदता रहा। कूदता रहा। उस समय लेखिका ने
उस समय लेखिका ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि गाय को हमारे देश में माता के समान पूजा जाता है और भारतवासी स्वयं को गोपालक कहते हैं। यह गाय के साथ क्रूर मजाक है, दिखावा है। क्योंकि कुछ निर्दयी व स्वार्थी लोग गाय जैसे पशु से भी ईर्ष्या रखकर स्वार्थ पूरा करने के लिए उसके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। क्रूर व्यवहार करते हैं। यह कार्य निंदनीय है। ऐसा करने से कहाँ और कैसा गोपालक देश है, यह महादेवी वर्मा के हृदय की पीड़ा है। तो ये इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत जैसे देश में जहाँ गायों को माता के समान माना जाता है, पूजा जाता है, उनको पाला जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जो उसके साथ बड़ा क्रूर और निर्दयी व्यवहार करते हैं और उसकी निर्मम हत्या तक तय कर देते हैं। ऐसे क्रूर लोगों के होते हुए ये कहाँ गोपालक देश कहलाएगा हमारा। तो ये दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में ये भाव लेखिका महादेवी वर्मा के हृदय से निकलते हैं। आहा मेरा गोपालक देश। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है और यहाँ तक ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। अब एक चैप्टर पढ़ना है आपको अंत वाला, जिसमें राजस्थान के गौरव के बारे में बात करेंगे और ये बुक भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।